नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेपेटाइटिस डी नाउ क्लासिफाइड एज कैंसर कॉजिंग। जो हेपेटाइटिस डी नाम का रोग है, एक ये वायरल डिजीज है, उसको अब इस प्रकार की बीमारियों के समूह में रख दिया गया है जिनसे आगे चलकर कैंसर हो सकता है, जो कार्सिनोजेनिक है। मित्रों, आज हम इसी हेपेटाइटिस डी नाम की जो बीमारी है और अत्यंत घातक बीमारी है, उसके बारे में अपने वीडियो में उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके लक्षणों को, उसके कारणों को और उससे बचाव के तरीकों को भी समझेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस, जो कि एक नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ज्ञान, विज्ञान और साइंस से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें वे सभी मुद्दे जो आपके लिए जरूरी हैं, आपके इंटरेस्ट के हैं, उन पर छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम साइंस से जुड़े हुए वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, वैसे ही आपके होम पेज पे दिखने लगेंगे। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि हमारा वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिए, तभी आप इस बीमारी के बारे में, अपने हित के बारे में पूरी तरह से तभी समझ सकेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हेपेटाइटिस डी और उससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं को समझते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली जो सबसे बड़ी एजेंसी है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी एक अपनी संस्था है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये WHO के अंदर ही एक दूसरी एजेंसी है। उसने हेपेटाइटिस डी को कार्सिनोजेनिक श्रेणी में रख दिया है। जैसे जैसे रिसर्च होती रहती है, नए नए तथ्य, नए नए जो फैक्ट्स हैं वो सामने आते हैं और बीमारियों पर इसी प्रकार से रिसर्च होती रहती है। कार्सिनोजेनिक का मतलब आप समझ लीजिए, ऐसी सभी चीजें जिससे कैंसर हो सकता है उनको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। चाहे वो कोई खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो कोई केमिकल हो, या कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, या कोई भी ऐसा परजीवी जिसके कारण कैंसर हो सकता है, उसको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। इसी एजेंसी ने कुछ समय पहले जो हेपेटाइटिस डी नाम की बीमारी है, इसी के दो भाई और हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनको भी कार्सिनोजेनिक की श्रेणी में, कैंसर कॉजिंग की श्रेणी में रखा था कुछ समय पहले। कहने का तात्पर्य है कि अब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और लेटेस्ट हेपेटाइटिस डी, तीनों को WHO ने कैंसर कॉजिंग घोषित कर दिया है। ये एक जर्नल है, जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी मतलब लीवर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिसमें उसका अध्ययन किया जाए, उसको हेपेटोलॉजी साइंस कहते हैं। तो 2020 में ये एक आर्टिकल उसमें पब्लिश हुआ था, एक रिसर्च, एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसमें कहा गया था कि लगभग जो हेपेटाइटिस बी के जितने भी पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, उसमें से लगभग 5% पेशेंट, लगभग 12 मिलियन लोग हेपेटाइटिस डी वायरस से भी इन्फेक्टेड होते हैं। अर्थात अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस बी जैसी घातक बीमारी है, तो उसमें से कम 5% लोगों को हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। और ये जो को इन्फेक्शन है, अर्थात दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस जब एक साथ इन्फेक्ट कर देते हैं पेशेंट को, तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही सीरियस बन जाती है। और जो विश्व में जितने भी लोगों को लीवर डिजीज होती है, उसमें से 20% लोग इसी प्रकार के को इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। जो लीवर डिजीज का कहने का तात्पर्य है, वो लीवर कैंसर भी हो सकता है और नॉन कैंसरस लीवर इन्फेक्शन भी हो सकता है।
कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई इन्फेक्शन है, बी और डी एक साथ हो गए, तो लगभग 20% केसेस विश्व में जो लीवर रोग से ग्रसित लोग होते हैं उनमें ये दोनों प्रकार के जो इन्फेक्शन हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये काफी व्यापक बीमारी है और बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं। एक रिपोर्ट जो है WHO ने और प्रकाशित की थी, उसमें कहा गया था कि जितने भी क्लेम हैं डेथ के, लीवर डिजीज के कारण पूरी दुनिया में जितने भी डेथ्स होती हैं लीवर डिजीज के कारण, उसमें से जो ये हेपेटाइटिस है ये जो है प्रत्येक 30 सेकंड में एक डेथ के लिए जिम्मेदार है। जो हेपेटाइटिस से जुड़े हुए क्रॉनिक लीवर डिजीजेस से लोग पीड़ित होते हैं, ऐसे लोग प्रत्येक 30 सेकंड में एक मृत्यु क्रॉनिक लीवर डिजीज ड्यू टू हेपेटाइटिस पूरी दुनिया में होती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी घातक स्वरूप ले रही है ये हेपेटाइटिस की बीमारी। और हेपेटाइटिस केवल अपने आप में एक बीमारी नहीं है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, अलग अलग तरह की हेपेटाइटिस जो है निकल के सामने आ रही हैं। अब ये जो हेपेटाइटिस की बीमारियां हैं, इनका जो रिस्क है उसको हम अपने प्रयासों से कम कर सकते हैं। कैसे? समय समय पर इसकी टेस्टिंग कराते रहें। जो हेपेटाइटिस बी का टीका बहुत ही जनरली बहुत आसानी से उपलब्ध है क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल्स में, उसको लगवा लें। और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो भी बचाव के साधन हैं, जो भी बचाव के कदम हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करें, जिससे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी ये हमको न होने पाए। क्योंकि अगर केवल एक हेपेटाइटिस हुआ तो आप ये जान लीजिए कि क्रॉनिक लीवर डिजीज तो आपको हो ही जाएगी। और अगर साथ में हेपेटाइटिस डी भी आ गया तो कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है, जो कि एक फैटल डिजीज है, अर्थात मृत्युकारी बीमारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेपेटाइटिस डी, इसमें जो है ऐसा क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस बी के साथ ये हेपेटाइटिस डी पाया जाता है। तो हेपेटाइटिस डी स्वयं में इतना घातक जो है वो रोग नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है, अर्थात वायरल डिजीज है, लेकिन अपने आप में बहुत घातक नहीं है। नॉर्मली इसका जो पहला लक्षण इसका दिखाई देता है डॉक्टरी भाषा में कि वो लीवर में इन्फ्लेशन होता है, अर्थात जो लीवर है उसमें सूजन आती है। अब ये वायरस अपने आप को ग्रोथ करेगा, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करेगा, अपने जैसे और प्रोड्यूस करेगा, रेप्लिकेट करेगा। वो करने के लिए ये जरूरी है कि साथ में हेपेटाइटिस बी का वायरस भी मौजूद हो। अगर ये हेपेटाइटिस डी अकेले है तो ये बहुत घातक नहीं है, लेकिन वही मैंने बताया कि अगर ये हेपेटाइटिस बी के साथ पाया गया तो ये जो हेपेटाइटिस डी का वायरस है ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा और बहुत तेजी से रेप्लिकेट करेगा, यहां तक कि डॉक्टरों के हाथ से बात निकल जाती है। जब ये दोनों वायरस एक साथ पाए जाएंगे किसी के शरीर में तो ये मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस हो जाती है। जो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस बीमारी है उसका सबसे खतरनाक रूप तभी देखने को मिलता है जब हेपेटाइटिस बी और डी एक साथ होते हैं। और जिन लोगों में ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं उनमें लीवर कैंसर होने की संभावना 2 से 6 गुना तक बढ़ जाती है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो हेपेटाइटिस डी वायरस है ये अपने आप में भले खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्युकारी साबित हो सकता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये हेपेटाइटिस डी वायरस होता क्यों है। तो अगर मुख्य रूप से हम इसको समझें एक लाइन में, तो ये इन्फेक्टेड ब्लड या जो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड है उसके संपर्क में आने से होता है। अगर किसी एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस डी है
उसके हम संपर्क में हैं, उसके बॉडी फ्लूइड या उसका ब्लड हमको चढ़ा दिया गया तो हमको हेपेटाइटिस डी हो सकता है। अब अगर और कारणों की बात करें तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को पहले से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो वो बहुत ही ज्यादा उसको चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस डी भी हो जाए। इसके अलावा जो असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी हेपेटाइटिस डी का कारण हो सकता है। जो लोग जो नशे के शिकार लोग होते हैं और इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, उसमें कई लोग उसी ड्रग्स की डोज को थोड़ा थोड़ा करके एक ही सिरिंज से कई लोग अपने नसों में जब वो लगाते हैं तो एक व्यक्ति की बीमारी स्वाभाविक रूप से दूसरे में भी फैल जाती है। तो जो लोग इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं उससे भी हेपेटाइटिस डी फैल जाता है। गेटिंग टैटू या जो नाक और कान छिदवाते हैं लोग निडल से, आपने देखा होगा बाजार में एक सुई होती है, उसी से नाक कान या जो अब तो क्या क्या छिदवाने लगे हैं, अब आगे मैं बात नहीं करूंगा। और जो लोग टैटू बनवाते हैं तो नॉर्मली वो जो टैटू बनाने की नीडल होती है या जो कान और नाक छेदने की जो सुई होती है उसको प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया जाता है, उसको सही से जो है बैक्टीरिया और वायरस फ्री नहीं किया जाता है। और एक व्यक्ति को जब वो टैटू जिस नीडल से बना है उसी से दूसरे को बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगी। इसके अलावा अब शहरों में तो नहीं, लेकिन अभी पुराने पिछड़े क्षेत्रों में, गांव में अभी भी एक ही शेविंग ब्लेड से कई लोगों की दाढ़ी बना दी जाती है या बाल ट्रिम किए जाते हैं। इससे भी हेपेटाइटिस डी फैल सकता है। इसके अलावा एक बच्चे से, जो उसका नवजात शिशु है, उसको मां से भी ये रोग लग सकता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को हेपेटाइटिस डी इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया तो उसको भी हेपेटाइटिस डी का रोग हो जाएगा। ये सभी कारण मैंने आपको बताए जिसके कारण हेपेटाइटिस डी हो सकता है। अब कैसे हम जाने कि जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस डी है या नहीं है? तो पहली बात जान लीजिए, खुद डॉक्टरी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स जो मैं बताने जा रहा हूं वो दिखाई दें तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर ब्लड जांच कराएगा, यूरिन जांच कराएगा और वो कंफर्म होगा कि किस प्रकार का हेपेटाइटिस है और उसका इलाज करेगा। तो इसके जो सिम्टम हैं हेपेटाइटिस डी वायरस के, वो जो बाकी और हेपेटाइटिस के जो ग्रुप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, बिल्कुल उन्हीं के प्रकार हैं। हाई फीवर मतलब तेज बुखार, पेट में दर्द, बेचैनी, उल्टी आना, जॉन्डिस और पेशाब का गाढ़ा पीला रंग और भूख का ना लगना, ये सभी जो हेपेटाइटिस है उनमें ये कॉमन सिम्टम है। और अगर इनमें से 2-3 सिम्टम एक साथ आपको दिखाई दे जाएं तो आप जान लीजिए कि किसी न किसी प्रकार का हल्का, माइल्ड या गंभीर किस्म का जो है हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया है और तुरंत डॉक्टर को संपर्क करिए। अब मित्रों, जब हम ये जान गए हैं कि हमको हेपेटाइटिस कैसे हो सकता है, किन किन तरीकों से हो सकता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आधा काम हो गया। जब हम जान जाएंगे कि कैसे हो सकता है तो हम उन गलतियों को नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से वही हमारा बचाव होगा। कहने का तात्पर्य है कि हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं अपनाएंगे, हम इंजेक्टेबल ड्रग्स का उपयोग नहीं करेंगे, जो टैटू की निडल है उन नई निडल का उपयोग करेंगे, जो कान नाक छिदवाने के लिए जो सुई का इस्तेमाल होता है उन नई सुई का इस्तेमाल करेंगे। बार बार एक ही शेविंग ब्लेड से कई कई लोगों की जो दाढ़ी बनती है उस सब चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। और जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे या ब्लड हम चढ़वाएंगे तो हम इस बात के लिए एश्योर हो जाएंगे कि जो भी ब्लड हमको मिला है ब्लड बैंक से वो हेपेटाइटिस डी फ्री है।
तो मित्रों, आज मैंने मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ ये जो हेपेटाइटिस डी का मुद्दा है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, लगा हो कि आपको कुछ नया जानने को मिला, आपकी ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।